हे गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ये जो ट्रांसलेशन है ना, आपके एग्जाम में आता है ना इंग्लिश में 10 नंबर का। तो इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे कैसे कि जो कहानी टाइप में जो ट्रांसलेशन होते हैं इनको कैसे करना होता है। ठीक, तो आपको हम ये पूरा कहानी ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में करके बताएंगे और इसी तरीके से आप भी करना जैसे जैसे हम बताएंगे। ठीक, तो वैसे वैसे करते जाना। बहुत आसान होते हैं, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं और आपके एग्जाम में 10 नंबर देते हैं। एग्जाम के लिए तो एक नंबर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, तो 10 नंबर का देते हैं, तो इनको ध्यान से करना। ठीक, और आप प्रैक्टिस कर लेना। तो कुछ कुछ ट्रांसलेशन आपने देख लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हम टेलीग्राम में दे देंगे और टेलीग्राम में जाना, वहाँ पे सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और अगर वहाँ से ना मिले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ट्रांसलेशन करना है। ठीक, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है अगर किसी एक नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो। ठीक, देखो आपको सबसे पहले एक एक लाइन उसको पढ़ के ध्यान से जो बोल रहा है आपको वैसे वैसे यानी करते जाना। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, अगर किसी नागरिक में असाधारण कार्य करने का जज्बा हो। ठीक, तो अगर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद किसी नागरिक में, कोई भी नागरिक हो, कोई भी एक नागरिक हो, हर एक नागरिक में, तो यानी किसी नागरिक के लिए आप क्या लिखेंगे, ए पर्सन। ठीक, तो इफ अ पर्सन यानी कि किसी नागरिक में, तो देखो जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास एक पेन हो, तुम्हारे पास एक पेन है। जैसे कि आप कहते हो ना हमारे पास एक पेन है, तो मेरे पास एक पेन है, तो मतलब वी हैव कैसे ट्रांसलेशन, मतलब उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हो, वी हैव अ पेन यानी हमारे पास एक पेन है। उसी तरीके से अगर किसी यानी कि आदमी में या किसी भी नागरिक में जज्बा हो, असाधारण कार्य करने का जज्बा हो, यानी उसके पास, किसी नागरिक के पास एक जज्बा हो। तो जैसे किसी आदमी के पास एक पेन होता है, तो हम लोग उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि वी हैव अ पेन, तो हैव या हैज का प्रयोग करते हैं ना। उसी तरीके से जब किसी आदमी के अंदर एक जज्बा हो, यानी उसके पास एक जज्बा हो, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हैज या हैव से। तो यानी इफ अ पर्सन, कोई भी नहीं यानी आदमी हो, है ना, उसके बाद हैज आपको लगाना है, हैज। और जज्बा के लिए विल पावर लिख सकते हो, एक दृढ़ इच्छा हो यानी जज्बा हो, तो विल पावर लिख देना। और उसके बाद कार्य करने के लिए, ठीक, तो करने के लिए टू डू। ठीक, उसके बाद असाधारण मतलब कैसा काम करने के लिए, असाधारण कार्य करने के लिए। ठीक, तो असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो असाधारण कार्य, कार्य के लिए आप थिंग्स लिख सकते हो, डीड्स लिख सकते हो, वर्क लिख सकते हो। ठीक, तो ये होते हैं। तो यहाँ पर पूरा ट्रांसलेशन आपका क्या हो जाएगा कि इफ अ पर्सन हैज विल पावर टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स। ठीक, तो डीड्स मतलब भी होता है कार्य। ठीक, तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लिखा है एंड, मतलब और के लिए एंड लिख देना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो तैयार हो जैसे कि तैयार हो या तैयार है। ठीक, तो उसके लिए क्या आप लिखते हो, इज एम का यानी है हूँ, ये होता है ना, इज एम का प्रयोग करते हैं। तो यानी वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यानी ही तैयार हो मतलब ही इज़ रेडी, वो तैयार हो यानी ही इज़ रेडी। और उसके बाद क्या करने के लिए, टू डू यानी कि जी तोड़ मेहनत के लिए, तो इसके लिए आप सीधा वर्क हार्ड लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इफ़ अ पर्सन हैज़ विल पावर टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स एंड वह जी तोड़ मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो यानी ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड। जी तोड़ मेहनत मतलब कठिन काम करने के लिए, यानी वर्क हार्ड लिख सकते हो। ठीक, तो ये आपका पूरा यहाँ तक ट्रांसलेशन हो गया। ठीक, तो इसको पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ तक आपका ट्रांसलेशन हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है देखो कामा हो या तो हो, तो इसके लिए आप यानी कि कामा लगा सकते हैं और उसके बाद या फिर आप दिन का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चाहे आप कामा लगाओ या दिन यूज कर सकते हो। ठीक, पता होगा आप लोगों को ना ये सब छोटी मोटी चीज़ें। तो इसके लिए आप चाहे दिन लगा दें या फिर आप कामा लगा सकते हैं। ठीक, तो आप जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसके बाद लिख देना ना इज़, देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड, देन उसके बाद वह शिखर पर पहुँच सकता है। तो बहुत सरल है, वह यानी ही, और पहुँच सकता है सकना सकने के लिए कैन यूज करते हैं, तो ही कैन। उसके बाद रीच
यानी पहुंचना क्या होता है, रीच होता है। तो ही कैन रीच, अब कहाँ पर, शिखर पर। तो ऑन द टॉप बोल सकते हो, या फिर शिखर के लिए समिट भी होता है ना, SUMMIT ना होता है समिट। तो यानी कि ही कैन रीच द समिट लिख सकते हो, या ऑन द टॉप लिख सकते हो। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पूरा ट्रांसलेशन यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का लिए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है रामनाथ कोविंद का जीवन इसका उदाहरण है। तो यहाँ पर रामनाथ का जीवन, रामनाथ कोविंद का जीवन, तो सबसे पहले जीवन के लिए क्या होता है, द लाइफ। ठीक, द लाइफ, और उसके बाद का के लिए ऑफ, द लाइफ ऑफ किसका, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ, देखो कोई भी सेंटेंस हो उसको इंग्लिश में बनाने के लिए बस आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, उस सेंटेंस में आपको उसका सब्जेक्ट पहले पहचान लेना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको उसका वर्ब तो लास्ट में मिल ही जाएगा। ठीक, ट्रांसलेशन को वैसे अधिकतर होता है कि यानी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ही आपको वर्ब मिल जाता है। ठीक, तो वर्ब आपको वैसे आसानी से आप जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर है ना लास्ट में मिल जाता है। तो और आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ अगर आपको सेंटेंस में पता है तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है, आपका हमेशा सेंटेंस सही हो जाएगा और आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, वर्ब आपको पता होना चाहिए, और उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा, द लाइफ। उसके बाद का के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद, ये आपका सब्जेक्ट हो गया द लाइफ। ठीक, तो यानी कि रामनाथ कोविंद का जो जीवन है, द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद। उसके बाद क्या है, इज, है के लिए इज लगाना, इज, और इसका के लिए इट्स, एग्जाम्पल यानी उदाहरण। ठीक, तो इट्स एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ रामनाथ कोविंद इज इट्स एग्जाम्पल, यानी इसका उदाहरण है। ठीक, समझ गए ना, ऐसे आपको ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पहचानना होता है। फिर उसके बाद आपको ना जो वर्ब होता है, वर्ब आप पहचान जाएं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये 3 चीज़ आप सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में पकड़ ले गए तो आप उस सेंटेंस को बहुत आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है, आज उन्हें देखकर समाज का जो वंचित तबका है वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। देखो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको आप पहचानेंगे कैसे। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप सबसे पहले लास्ट में देखो कि काम क्या हो रहा है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, गौरवान्वित महसूस करने काम हो रहा है। ठीक, तो यानी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, तो इस काम को कौन कर रहा होगा, तो जिस काम को कोई कर रहा होता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो यानी महसूस करने का काम कौन कर रहा है, यानी महसूस कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, समाज का जो तबका, समाज का जो वंचित तबका है ना, ये यानी कि ये महसूस कर रहा होगा। कौन महसूस कर रहा होगा, ये महसूस कर रहा होगा। तो ये जो महसूस कर रहा होगा, ये जो काम कर रहा है, महसूस करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और ये आपका वर्ब हो गया। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समाज का वंचित तबका, तो यानी कि वंचित के लिए द डिप्राइव्ड, वंचित के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, डिप्राइव्ड। ठीक, इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको यानी कि टेलीग्राम में आप इसका पीडीएफ, इसका जो इंग्लिश में लिखा होता है ना वो पीडीएफ आप टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लेना, उसको बाद में अपने नोट्स में लिख लेना, या फिर जहाँ भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख लेना। ठीक, हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, समाज का तबका, समाज का जो वंचित तबका है। ठीक, तो वंचित के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिप्राइव्ड। क्या यूज करते हैं, डिप्राइव्ड, द डिप्राइव्ड। और यहाँ पर तबका के लिए सेक्शन होता है। ठीक, तो द डिप्राइव्ड सेक्शन, किसका सेक्शन, और इसके बाद ऑफ लगाओ, ऑफ लगा यानी का के लिए ऑफ, यानी ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज। तो द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या कर रहा होगा, ये महसूस कर रहा होगा। तो महसूस कर रहा होगा यानी कि इसके लिए वुड बी फीलिंग, वुड बी फीलिंग, महसूस करना क्या होता है, फीलिंग होता है। तो वुड बी फीलिंग हो जाएगा। अब क्या महसूस कर रहा हो, गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। तो गौरवान्वित के लिए आप ब्लेस्ड लिख सकते हो, ब्लेस्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द डिप्राइव्ड
यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द डिप्राइव्ड, और इसके तबका के लिए सेक्शन, द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और उसके बाद वुड बी फीलिंग यानी महसूस कर रहा होगा, ब्लेस्ड यानी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, यानी कि आज उन्हें देखकर। तो इसके लिए आप चाहो तो इसको सबसे पहले सेंटेंस के, देखो यहाँ पर जो होता है किसी चीज़ को देख करके या कर करके, है ना, देख करके, सुन करके, है ना, ये जो कर करके होता है ना, इसको क्या होता है, यानी जैसे देख करके तो देखना क्या होता है, सी होता है, तो इसके कर करके ये जो होता है ना पार्टिसिपल जो होता है आपका, तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस जस्ट वन सेकेंड, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, जैसे कि देख करके सीइंग हो गया, ठीक। तो यानी कि देख करके मतलब सीइंग हो गया, और उन्हें के लिए हिम हो गया, ठीक। तो यानी कि इस चाहो तो आप इसको सबसे पहले सेंटेंस में अगर सबसे पहले लिखना चाहते हो इसकी अंग्रेजी अगर आप लिखना चाहते हो, तो उसके बाद फिर आपको कामा लगाकर सब्जेक्ट लिखकर वर्ब लिखना है, ठीक। तो हमने देखो इसको सबसे पहले नहीं लिखा, तो सबसे लास्ट में लिखना है, तो कामा नहीं लगाना है। अगर सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखना है तो आप इसको कामा लगाकर लिख सकते हैं, ठीक। जैसे कि अगर आप इसको जैसे मान लो पहले लिखना चाहते हो, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना कि ऑन सीइंग यानी कि देख करके, ऑन सीइंग हिम यानी उन्हें देख करके, जो समाज का वंचित तबका है, तो यानी द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी फीलिंग ब्लेस्ड हो गया, ठीक। अगर आपको सबसे पहले लिखना है द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी फीलिंग ब्लेस्ड, फिर उसके बाद लिख देना ऑन सीइंग हिम, ठीक। तो इस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपको यानी सबसे पहले लिखना है इसकी अंग्रेजी ऑन सीइंग हिम, ठीक, तो फिर उसके बाद कामा लगाना है, फिर लिखना है द सेक्शन द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुड बी फीलिंग ब्लेस्ड, ठीक। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। समझ गए ना, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। और उसके बाद फिर आपको क्या हो गया, ना जाने कितने लोग मन ही मन कोविंद से प्रेरित हो रहे होंगे। तो ना जाने कितने लोग, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वहाँ इतना भीड़ था, इतने भीड़ था कि ना जाने कितने लोग थे, मतलब बहुत से लोग थे। ना जाने कितने लोग का मतलब क्या होता है, देखो इसको क्या होता है, ये एक इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ठीक। तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसको लैंग्वेज की तरह, जैसे आप हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी बोलने में एक ही चीज़ को आप कई तरीके से बोल सकते हो, ठीक। जैसे गाली देना होता है ना, तो कई लोग किस तरीके से गाली देते हैं, कई लोग दूसरी तरीके से गाली देते तो गाली ना उसी तरीके से इंग्लिश में। जैसे यहाँ पर ना जाने कितने लोग, तो ना जाने कितने लोग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, अर्थात बहुत से लोग। तो ना जाने कितने लोग का मतलब बहुत लोग। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसकी अंग्रेजी क्या लिखोगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है क्या, मैनी प्यूपिल, ठीक। उसके बाद वुड बी उसके बाद गेटिंग मोटिवेटेड बाय कोविंद, ठीक। अब देखो ये आपको क्या है, अच्छा यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बाय कोविंद हमने क्यों लिखा, ठीक। तो देखो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में। देखो पैसिव वॉइस सेंटेंस कैसे होते हैं, आपने पढ़े होंगे पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, देखो पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो देखो मतलब पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, तो जो यानी सब्जेक्ट नहीं उसमें काम करता है, तो यानी सब्जेक्ट पर वो काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्रेरित होने का काम कौन कर रहा है, कई लोग, यानी ना जाने कितने लोग प्रेरित हो रहे होंगे, मतलब कि क्या कई लोग प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित नहीं कर रहे हैं ना, प्रेरित का मतलब मोटिवेट करना। तो मोटिवेट करने का काम कौन कर रहा है, ना जाने कितने लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, मतलब ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ना जाने कितने लोग अर्थात बहुत से लोग मोटिवेट हो रहे होंगे, ना कि वो बहुत से लोग मोटिवेट कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे होते तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता, ठीक। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कैसे जानना होता है कि उस सब्जेक्ट पर वो काम कर रहा यानी हो रहा होता है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो यानी उसमें जो काम करने का यानी काम जो किया जाता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मोटिवेट होने काम जो हो रहा है वो इस सब्जेक्ट पर हो रहा है, ना कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है तो वो आपका पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं होता है। जब सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है ना, तो वो आपका होता है पैसिव वॉइस सेंटेंस, ठीक। आई होप आप पैसिव वॉइस सेंटेंस समझते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न जाने कितने लोग,
तो यानी न जाने कितने लोग का मतलब क्या हुआ, अर्थात कई लोग, मैनी पीपल। इसके लिए क्या अंग्रेजी लिखोगे, मैनी पीपल, है ना। उसके बाद हो रहे होंगे यानी वुड बी, तो यहाँ पर देखो विल के लिए विल यानी कि विल के लिए क्या हो जाएगा, वुड यूज करेंगे, क्योंकि देखो कहानी जो होते हैं ना अधिकतर वो सब होते हैं पास्ट में ही होते हैं, तो विल का क्या होता है, पास्ट, वुड होता है। तो यानी न जाने कितने लोग, तो इसके लिए मैनी पीपल वुड बी के लिए बी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये आपका मतलब पैसिव वॉइस का सेंटेंस ना, तो वुड बी और उसके बाद गेटिंग मोटिवेटेड, या फिर आप अगर गेटिंग मोटिवेटेड नहीं लिखना चाहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना, तो वही है, ठीक। तो उसी तरीके से ट्रांसलेट, देखो आप अगर उससे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं कि जैसे कि मैनी पीपल वुड बी गेटिंग मोटिवेटेड बाई कोविंद, किससे प्रेरित हो रहे होंगे, कोविंद से, तो बाई लगाकर बताना है, ठीक। तो बाई कोविंद, ठीक। अगर आप ऐसे इसको ट्रांसलेट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो ना कि मैनी पीपल वुड बी इंस्पायर्ड और उसके बाद बाई कोविंद, ठीक। देखो पैसिव वॉइस सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट आपको लिखना होता है, ठीक। उसके बाद आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब लिखिए, और पैसिव वॉइस में होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, अगर आपको जस्ट ट्रांसलेट इसको मिटा देते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपका ये हुआ कि आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पर वुड बी अपना हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ठीक, वुड बी लगा दिया इसको, ठीक, वुड बी लगा दिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हमने वुड भी लगा दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा, इंस्पायर्ड, प्रेरित होने के लिए आप इंस्पायर लिख सकते हो, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्पायर्ड हो जाएगा, ठीक, इंस्पायर्ड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ना जाने कितने लोग, मतलब मैनी पीपल वुड बी इंस्पायर्ड। अब किससे इंस्पायर्ड हो रहे होंगे, कोविंद से, तो बाई कोविंद, जिससे हो रहे होंगे उसको बाई लगाकर बताना, ठीक, बाई कोविंद, ठीक। तो आई होप आप पैसिव वॉइस सेंटेंस पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पर आपका तो ये हो गया, तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक। चाहे तो आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं मैनी पीपल वुड बी गेटिंग मोटिवेटेड, ठीक, और बाई कोविंद, या फिर इसको इसी तरीके से बना सकते हो मैनी पीपल वुड बी इंस्पायर्ड बाई कोविंद, ठीक। दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, ठीक। आप जैसे भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक। और यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर है उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा, तो उनका स्वाभिमान बढ़ा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका स्वाभिमान। उसके बाद यहाँ पर लिखा है उनका, तो उनका के लिए क्या लिखोगे, देयर। उसके बाद स्वाभिमान के लिए क्या लिखोगे, स्वाभिमान होता है सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, तो देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका स्वाभिमान मतलब देयर सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ा होगा, तो यानी कि इसके लिए क्या होगा, वुड हैव गॉन अप, गॉन अप, ठीक। तो गॉन अप लिख सकते हो, बढ़ा होना, या इंक्रीज लिख सकते हो, ठीक, ठीक। उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड हैव, उसके बाद गॉन अप हो जाएगा, ठीक। तो जस्ट वन सेकेंड इसको मिटा दें। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर, यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट वुड हैव, सेल्फ रेस्पेक्ट वुड हैव गॉन अप मतलब या फिर आप इंक्रीज लिख सकते हो, यानी बढ़ा होगा, ठीक। हाँ, तो ये आपका हो गया। उसके बाद लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ी बात है, तो ये एक बड़ी बात है, यानी दिस इज अ बिग थिंग, यानी कि इसके लिए, फॉर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए, ठीक। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे थिंग्स लिख दें बड़ी बात के लिए, चाहे थिंग्स लिख दें, या फिर आप अचीवमेंट हैं, तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इज अ बिग थिंग, किसके लिए, फॉर डेमोक्रेसी, ठीक। तो अचीवमेंट भी लिख सकते हैं, थिंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका लोकतंत्र के लिए बड़ी बात है, तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक। तो ये बड़ी बात है। उसके बाद यहाँ तक हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है, तो महामहिम मतलब द हाईनेस होता है, ठीक। इसके लिए महामहिम के लिए अंग्रेजी होता है हाईनेस, तो ने इस बात पर जोर दिया होगा, तो जोर दिया है ना, तो यहाँ पर हैज़ जोर देने के लिए आप एम्फेसाइज्ड लिख सकते हैं, या फिर आप इसके लिए आप जोर देना के लिए दो अंग्रेजी होते हैं, चाहे आप दो नहीं बहुत से होते हैं वैसे, तो चाहे आप एम्फेसाइज्ड लिख सकते हैं, ठीक, या फिर
आप यहाँ पर इंसिस्ट ऑन एक होता है, इंसिस्ट ऑन भी लिख सकते हैं जोर देना के लिए, ठीक। तो एम्फेसाइज्ड लिख सकते हैं, और भी बहुत से होते हैं, ठीक। तो द हाईनेस, महामहिम द हाईनेस, उसके बाद यहाँ पर हैज़ इंसिस्टेड या एम्फेसाइज्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर से आपको बता दें, यहाँ पर द हाईनेस, उसके बाद यहाँ पर जोर दिया है तो हैज़, ठीक। उसके बाद यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा ना ये सेंटेंस, तो हैज़ एम्फेसाइज्ड या फिर इंसिस्टेड ऑन द ऑन दिस फैक्ट, यानी इस बात पर, ठीक। इस बात का दिस फैक्ट भी लिख सकते हो या फिर दिस थिंक भी लिख सकते हो, ठीक। तो महामहिम ने इस बात पर जोर दिया है, द हाईनेस हैज इंसिस्टेड ऑन या फिर एम्फेसाइज्ड दिस फैक्ट लिख सकते हो, ठीक। बात के लिए इस बात पर यानी इस तथ्य पर जोर दिया है, तो दिस फैक्ट लिख सकते हो। की के लिए आप दैट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, हंसिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना हम सबका फर्ज है। तो हम सबका फर्ज है, इसके लिए आप अंग्रेजी लिखेंगे इट इज़ आवर ड्यूटी, यानी ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, यानी इट इज़ आवर ड्यूटी, क्या है हमारा कर्तव्य, लाना, यानी लोगों को लाना। तो यानी कि कहाँ पर लाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग, लाने के लिए टू ब्रिंग हो जाएगा। अब किसको लाना, हंसिए पर खड़े लोगों को, तो इसके लिए द मार्जिनलाइज्ड पीपल, हंसिए पर खड़े लोगों के लिए मार्जिनलाइज्ड पीपल हो जाएगा, ठीक। अब कहाँ पर लाना, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, ठीक। तो टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन, यानी हो जाएगा मेन स्ट्रीम में, यानी कि मुख्य धारा में लाना, ठीक। तो यहाँ पर पूरा आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हंसिए पर खड़े लोगों को राष्ट्र के मुख्य धारा में लाना हम सबका फर्ज है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू ब्रिंग। उसके बाद द मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी किसको लाना, मार्जिनलाइज्ड पीपल को, हंसिए पर खड़े लोगों को कहाँ पर, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना, ठीक। तो टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उन्होंने कहा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कहा कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, गरीब परिवार की बेटी के लिए भी नए संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुले, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यानी ही सेड, क्या कहा, की के लिए दैट, ही सेड दैट, कि हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा। तो यानी जब कोई काम ज़रूरी होता है, कोई काम करने के लिए ज़रूरी होता है, वहाँ पर हम लोग मस्ट यूज करते हैं। तो यानी कि वी मस्ट, है ना, तो यानी कि वी मस्ट टेक केयर, यानी हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना क्या होता है, टेक केयर, जाते लोग बोलते हैं ना टेक केयर, तो वहाँ क्या होता है, ध्यान रखना अपना, यानी, ठीक। तो ध्यान रखना मतलब टेक केयर। तो ही सेड दैट वी मस्ट टेक केयर, हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, किस बात का, इस बात का की, ठीक। तो इसके लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर से बता दें आपको, यहाँ पर उन्होंने कहा, ही सेड दैट, उसके बाद हो जाएगा वी मस्ट टेक केयर, इस बात का, यानी कि दैट लगा कर आप सकते हैं, यानी ध्यान रखना होगा, टेक केयर दैट, इस बात का, किस बात का, कि हमारे प्रयास से समाज की जो आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए, गरीब परिवार की बेटी के लिए नए संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुले। तो द्वार खुलने के मतलब है कि देखो, इसको आप समझ लो यहाँ पर ध्यान से, द्वार खुलने का मतलब क्या हुआ, द्वार खुलने का मतलब हुआ कि हमारे प्रयास से नए संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुले, मतलब हमारे प्रयास जो हैं वो लेकर आए नए संभावनाएं और नए अवसर, ठीक। तो यानी कि अवर, तो यानी कि आप क्या हो जाएगा, दैट के बाद लिखना है आपको आवर इफॉर्ट्स, इफॉर्ट्स मतलब होता है प्रयास, तो आवर इफॉर्ट्स यानी हमारे प्रयास लेकर आए, तो लेकर आना मतलब ब्रिंग होता है, तो ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट होता है, ठीक। क्या होता है, ब्रॉट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आवर इफॉर्ट्स ब्रॉट, यानी लेकर आए, क्या लेकर आए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक। तो नए अवसर और नए संभावनाएं और नए अवसर, ठीक, लेकर आए, तो यानी आवर इफॉर्ट्स, यानी कि हमारे प्रयास, ब्रॉट, उसके बाद लेकर आए, ठीक। ब्रॉट लिखना, ब्रॉट लिखने के बाद क्या लेकर आए, नए संभावनाएं और नए अवसर, तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू
जो अपॉर्चुनिटी हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर किसके लिए लेकर आए नए संभावनाएं और अवसर, किसके लिए लेकर आए, यानी कि समाज की आखिरी पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं, तो किसके लिए, यानी कि जो खड़े व्यक्ति हैं। अपॉर्चुनिटी के बाद आप लिख सकते हो टू द मैन, यानी उन आदमियों के लिए, स्टैंडिंग यानी जो खड़े हैं, कहाँ पर खड़े हैं, तो लास्ट लाइन में। ठीक, तो लास्ट स्टैंडिंग, लास्ट यानी आखिरी पंक्ति में, तो इन द यानी कि स्टैंडिंग, उसके बाद आपको लिखना है लास्ट इन द लाइन। ठीक, तो यानी आखिरी पंक्ति में, उसके बाद ऑफ द सोसाइटी यानी समाज की, एंड उसके बाद लिखना है एंड, और किसके लिए, गरीब परिवार की बेटी के लिए, एंड द डॉटर ऑफ द पुअर। ठीक, तो फिर से बताते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मिटा दें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, कहाँ से था आपका, यहाँ से था, उन्होंने कहा। ठीक, उन्होंने कहा, इस बात का ध्यान रखना कि हमारे समाज से, ठीक, देखो उन्होंने कहा, ही सेड दैट वी मस्ट हैव टेक केयर, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि, दैट लगाकर बताना है किस बात का, कि हमारे जो प्रयास हैं, आवर इफोर्ट्स ब्रॉट, वो लेकर आए, ब्रॉट अब क्या लेकर आए, न्यू संभावनाएं, नए संभावनाएं और नए अवसर, तो न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब किसके लिए लेकर आए, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की बेटी के लिए। ठीक, तो न्यू पॉसिबिलिटीज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब उसके बाद किसके लिए, तो यहाँ पर टू द मैन, उन लोगों के लिए जो स्टैंडिंग यानी खड़े हैं, लास्ट में आखिरी पंक्ति में खड़े हैं, तो लास्ट स्टैंडिंग, लास्ट इन द लाइन। ठीक, लाइन में खड़े हैं, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के, एंड किसके, और किसके लिए, एंड यानी और गरीब परिवार की बेटी के लिए, द डॉटर ऑफ द पुअर। ठीक, तो ये इस तरीके से हो गया। तो उसके बाद जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ तक हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया अवर, यानी कि हमारे जो प्रयत्न हैं, हमारे प्रयत्न आखिरी गांव की आखिरी घर तक पहुँचने चाहिए। अवर इफोर्ट्स, उसके बाद पहुँचने चाहिए, यानी शुड रीच, यानी पहुँचने चाहिए। अब कहाँ तक पहुँचने चाहिए, आखिरी गांव के आखिरी घर तक। तो आखिरी घर तक मतलब लास्ट हाउस ऑफ द लास्ट विलेज। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें के लिए इन दिस, इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, तो इन दिस यानी इसमें हमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो यानी किसे मतलब यहाँ पर जो कहा गया है, इन, यहाँ देखो, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इन यानी कि जो हिडन है यानी छुपा हुआ है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, किसको करना चाहिए काम, हम लोगों को करना चाहिए ना, ये सब हमारा कर्तव्य है ना। तो यानी कि वी मस्ट, हमें ये शामिल किया जाना ही चाहिए। ठीक, जरूरी है। तो वी मस्ट, उसके बाद इंक्लूड, शामिल के लिए इंक्लूड यूज करना। ठीक, तो वी मस्ट इंक्लूड यानी हमें शामिल किया जाना चाहिए किस चीज़ को, तेजी के साथ जो न्याय दिलाने वाली व्यवस्था है। तो यानी कि तेजी के साथ द स्पीडी, और उसके बाद जो जजमेंट है यानी न्याय दिलाने वाली व्यवस्था। ठीक, तो यानी जजमेंट अब किस चीज़ पर, न्याय प्रणाली के हर स्तर पर। तो यहाँ पर लिखना है आपको एट एवरी, उसके बाद यहाँ पर स्टेप, स्तर के लिए स्टेप या लेवल लिख सकते हो, एवरी स्टेप या लेवल ऑफ न्याय प्रणाली के लिए होता है जुडिशियरी सिस्टम होता है। ठीक, अब कम खर्च पर एट लो और नॉर्मल कॉस्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है एट लो एंड नॉर्मल कॉस्ट। ठीक, तो फिर से आपको बता दें, इसमें के लिए आपको लिखना है इन दिस, इसमें यानी हमें शामिल किया जाना चाहिए। वी मस्ट, उसके बाद आपको इंक्लूड, उसके बाद लिखना है, और उसके बाद क्या इंक्लूड करना चाहिए, तेजी के साथ न्याय दिलाने वाली जो व्यवस्था है। तो द स्पीडी जजमेंट। ठीक, उसके बाद किस स्तर पर, तो यानी कि न्याय प्रणाली के हर एक स्तर पर। ठीक, तो एट एवरी स्टेप ऑफ, उसके बाद के लिए ऑफ लिखना है, न्याय प्रणाली के लिए जुडिशरी सिस्टम लिखना है। ठीक, अब उसके बाद कम खर्च पर, तो कम खर्च के लिए लिखना है आपको एट लो एंड नॉर्मल कॉस्ट। ठीक, तो इस तरीके से आपको
ट्रांसलेशन करना है, ठीक। तो इसका जो PDF होगा वो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, ठीक, जिससे मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से बता दूंगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। इसका जो PDF होगा वो आप टेलीग्राम में ले लेना, ठीक, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, ठीक। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।